गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। सफलता और संघर्ष दो शब्द ऐसे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। तो आपको बता दूं कि सफलता और संघर्ष में क्या अंतर है। संघर्ष और सफलता या संघर्ष एक ही बात है। सफलता सदैव तभी मिल सकती है जब संघर्ष आप करोगे। दुनिया में छोटा सा छोटा जानवर ले लीजिए या इंसान ले लीजिए, वो पैदा जब से होता है तब से लेकर अंत समय तक संघर्ष ही करता रहता है। और जब व्यक्ति किसी काम के लिए संघर्ष करता है और उसको उस काम के अंदर जब सफलता मिलती है तो उसके आनंद की अनुभूति वो कभी नहीं भूलता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए कि आपके उस आनंद की अनुभूति आपको भी हो, आपके पेरेंट्स को भी हो, और साथ साथ हम जैसे टीचर्स के लिए भी आपकी वो अनुभूति हम महसूस कर सके। चलिए बच्चों, मैं कमलेश सोनी 26-27 वर्षों का नीट एग्जामिनेशन का अनुभव, 22 साल एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर कोटा में ही एज ए एचओडी पद पर मैंने कार्य किया है। और अब आप बच्चों के लिए मैं और मेरी टीम फिजिक्स और केमिस्ट्री कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए कि पूरा का पूरा कोर्स हम 60 दिन के अंदर आपको दे सकें। क्रैश कोर्स हम जिसको बोल सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ये हमारा टारगेट रहेगा। पर क्वेश्चन करने के लिए हल्का सा थ्योरेटिकल समरी टाइप की थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाते हुए क्वेश्चंस पर हम बढ़ जाएंगे बच्चों। तो अब ज़्यादा बातचीत तो खैर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब बातचीत बीच बीच में हम करते रहेंगे आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बाकी मेरी टीम के 2 सदस्य केमिस्ट्री आपको पूरी कराएंगे, फिजिक्स मैं आपको कराऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो मेरे चैनल पर हैं वो अपने मित्रों को भी बोलें, अपने दोस्तों को भी बोलें और इस समय का फायदा उठाएं। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच कर सकें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर देखिए, बेसिक कंसेप्ट की जहां बात आती है वहां स्टार्ट होता है वेक्टर से बच्चों। मैकेनिक्स सेक्शन के अंदर 2 चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वेक्टर और काइनेमेटिक्स। बिना वेक्टर के काइनेमेटिक्स नहीं हो सकती और बिना काइनेमेटिक्स के पूरी मैकेनिक्स पर ग्रिप नहीं की जा सकती बच्चों। इसलिए आपको वेक्टर पहले होना चाहिए और उसके बाद काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद हम बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ऐसे ही हम पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अल्टरनेट करंट तक अगर हमें ग्रिप करनी है तो हमें वहां पर भी 2 चीजें बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चीजों पर अगर ग्रिप कर ली तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक पूरा पहुंच जाते हैं बच्चों। बाकी और जो है वो रे ऑप्टिक्स है, मतलब एक ऑप्टिक्स वाला पार्ट और एक मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है। ये कुल मिलाकर ऐसे 4 सेक्शन के अंदर फिजिक्स को डिवाइड किया जाता है। तो हम पहले सेक्शन को, जिसमें कि मैकेनिक्स पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई इस टाइम पर, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो बेसिक मैथ्स जैसी चीज़ें आपको आती हैं, पर उसमें स्टार्ट करेंगे टॉपिक में सबसे पहले हम वेक्टर को बच्चों। थोड़ा सा वेक्टर के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिसको मेजर किया जा सकता है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज।
तो सबसे पहले आप देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। सिंपल शब्दों में बता दूंगा आपको, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैव डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे बच्चों इसको, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू यू से। n स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u स्टैंड फॉर यूनिट। बिना यूनिट के आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चों। n न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, u अपने पास में यूनिट को। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि बाजार जाकर हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं। मान लीजिए बाजार से हमें सब्जी लेकर आनी है, तो हम सब्जी वाले से जाकर कहते हैं भैया 1 किलो आलू देना, 1 kg आलू। तो 1 तो है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg उसकी यूनिट है। तो जाकर उसको समझ, चीज क्या लेनी है वो तो आपको पता है, आलू लेने हैं, पर कितने लेने हैं, हाउ मच, तो वो तुरंत बोलता है, अपन बोलते हैं उसको कि भैया 1 kg दे दो। ठीक है, अपन ये नहीं कहते उससे कि भैया 1 आलू देना, तो 1 आलू मतलब 1 पीस की बात हो गई। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों अगर अपन, तो डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब ऐसी क्वांटिटीज है बच्चों जिनमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन। इन क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन की हमें आवश्यकता है ही नहीं बच्चों। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही इन क्वांटिटीज को लेने के लिए या इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमें आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं बच्चों वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर अगर है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर एडिशन लॉज, दैट क्वांटिटी मस्ट बी अ वेक्टर। वेक्टर के लिए 3 चीजें होना जरूरी है बच्चों। पहली चीज, मैग्नीट्यूड उसके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, डायरेक्शन उसके पास होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉलोज द वेक्टर एडिशन लॉ। ये 3 चीजें अगर फॉलो करती है तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानी जाती है बच्चों। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। कई क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा पर वो फॉलो वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं कर रही होगी, तो उन क्वांटिटीज को हम कह सकते हैं मे बी अ वेक्टर। मस्ट बी अ वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि मस्ट बी तभी होगा जब ये तीनों चीजें होंगी। हो सकती, जैसे करंट, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड भी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बाई dt अपने पास में करंट को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसके पास मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन, पर करंट कभी भी वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम करंट को लेते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, हाँ, मे बी अ वेक्टर कह सकते हो आप, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर बनाने के लिए तो मस्ट करने के लिए तो ये कंडीशन सबसे नेसेसरी होगी। चलिए बच्चों, उसके बाद लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पर आते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं जरा। तो देखिए जरा ध्यान से, बता दो इसको बच्चों। चलिए, अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर टाइप्स पर आते हैं बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? वेक्टर को बच्चों दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक होता है बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो कि एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका बहुत भरपूर इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। सिंबॉलिक आपको पता है बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सबको हम किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप कहते हो मास, तो आप लिख देते हो मास को m, आप लिखते हो वेलोसिटी, उसको लिख देते हो v, फोर्स तो उसको आप लिख देते हो f, मोमेंटम उसको आप लिख देते हो p, वर्क उसको आप w लिख देते हो बच्चों। ऐसे कोई ना कोई सिंबल जरूर होता फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो फिजिकल क्वांटिटी जिस लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है वो लेटर हमेशा बताता है उसके मैग्नीट्यूड को। लेटर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, जो लेटर होगा बच्चों, लेटर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उस लेटर के ऊपर, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एक एरो पुट कर दीजिए, वो एरो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है और वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो भी कर रही है। लेटर जो होगा बच्चों वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ध्यान रखना, और एरो जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? डायरेक्शन and as well as vector addition laws, ठीक है। वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, साथ साथ वो ये भी बता रहा होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो भी कर रही है। एंड फॉलोज ही लिख देते हैं, चलिए, जिससे आपको याद रहेगी बात हमेशा। फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉस, ये हमारे पास में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पर ध्यान रहे एनसीईआरटी के अंदर हमेशा बोल्ड लेटर से लिखा जाता है बच्चों। जैसे फोर्स अगर आप लिखोगे ना तो वहां पर ये बोल्ड लेटर लिखता है, एफ को ऐसे बोल्ड करके लिखेगा, डार्क बनाएगा और ऐसे लिख देगा, एरो नहीं लगाएगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी बोल्ड लेटर्स होते हैं, बोल्ड लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इस वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। बोल्ड में होगा, डार्क फॉर्म में लिखा होगा, डार्क ब्लैक करके लिखा होगा उसको, ठीक है। बोल्ड लेटर में लिखा होगा, वो वहां पर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यह बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक और होता है बच्चों जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकेंड नंबर पर आता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम वेक्टर्स को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक एरो बना देते हैं। इस एरो की जो लेंथ होती है ना बच्चों, वो हमेशा मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेंथ जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड के। पर सर इक्वल क्यों नहीं? इक्वल इसलिए नहीं बच्चों कि मान लो कहीं पर आ गया डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है, तो क्या आप कॉपी में 10 मीटर लंबी लाइन खींच सकते हो? नहीं ना। तब आप वहां पर एक स्केल कंसीडर कर लेते हो कि सपोज 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। इसलिए प्रोपोर्शनल के अंदर होती है। और ये होता है बच्चों एरो हेड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस एरो की ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेल, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों हेड। किसी भी वेक्टर का जो टेल होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप। स्टार्टिंग पॉइंट, किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कहां होता है? टेल पर होता है। हेड जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट, या इसको आप एंड पॉइंट भी कह सकते हो, एंड पॉइंट।
और ऐसा माना जाता है कि एरो से रिप्रेजेंट किया था वो वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो करता ही करता है। लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड को, एरो हेड हमेशा डायरेक्शन को, ये वाला पार्ट टेल कहलाता है, जहां एरो बना होता है वो हेड होता है, वो हमेशा उसका फाइनल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने नाम दे दिया, मान लो ये ए बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? ए बी के ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये एरो का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, कि इस एरो की डायरेक्शन इधर है तो ये वेक्टर इधर ही है, ऐसा नहीं होता बच्चों। हमेशा मान लो इसकी जगह पर मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी होती तो क्या आप ऐसे लिखते फिर इसको ए बी के ऊपर ऐसे लगाए थे? नहीं, ये गलत हो जाता बच्चों। डायरेक्शन कहीं भी, बस ये एरो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है और वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें, ए बी मतलब जो पहला लेटर लिखा होगा ना वो हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो हमेशा उसका एंड पॉइंट होगा। ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ आपको एक एरो ड्रॉ करना है, और ए से बी की तरफ ड्रॉ करने का मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बी फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात हुई अपने पास में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बच्चों। और अब लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, वैसे वेक्टर बहुत सारे टाइप के हैं बच्चों, पर अपने काम के जो है वो मैं आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला लेते हैं बच्चों सबसे पहले पैरेलल। पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। हैव सेम डायरेक्शन, सिंपल शब्दों में लिखूंगा, हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा नहीं की गई, तो मैग्नीट्यूड आपको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। जैसे मैं कहूं बच्चों, मान लो ये एक वेक्टर है मेरे पास में, ए वेक्टर, जो कि आपको लेफ्ट से राइट साइड पर नजर आ रहा होगा। ऐसे में अगर लेफ्ट से राइट साइड पर एक दूसरा वेक्टर बना दूं, बड़ा बनाऊं, छोटा बनाऊं, बराबर बनाऊं, कैसा भी बनाऊं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहां लिखा हुआ सिर्फ हैव सेम डायरेक्शन। तो यहां पर हम ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल ऑलवेज 0 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री के एंगल पर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, केवल और केवल डायरेक्शन अगर सेम है तो पैरेलल वेक्टर्स के नाम से जाना जाएगा। दूसरा होता है बच्चों अपने पास में एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल, हैव अपोजिट डायरेक्शन, हैव अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर भी देखो, अब सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड की यहां पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि यहां पर आपको डायरेक्शन अपोजिट बनानी है। जैसे मैं कहूं बच्चों कि मान लो ये मेरे पास में एक पी वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर मेरे पास में ये है बच्चों क्यू वेक्टर। ध्यान से देखो, पी वेक्टर है लेफ्ट से राइट की तरफ और क्यू वेक्टर है राइट से लेफ्ट की तरफ। जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। और यहां पी वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है क्यू वेक्टर के बच्चों। ये एंटी पैरेलल का सिंबल होता है, जिस बात को बताता है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन में दोनों क्या है? अपोजिट। इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का होगा। तीसरा होता है बच्चों हमारे पास में इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही काम समझ में आ जाना चाहिए भाई। दोज हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम अगर होगी तो ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, जितना बड़ा ये ए वेक्टर मैंने बनाया है उतना ही बड़ा आपको दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में बना दीजिए, बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों की लेंथ भी सेम। इसका मतलब है ए वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा बी वेक्टर के। जब भी इक्वल का साइन हो तो तुरंत समझ जाओ लेफ्ट साइड की क्वांटिटी और राइट साइड की क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, पर ऊपर एरो होना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने की जब बात आती है बच्चों तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, हियर ए इक्वल्स टू बी एंड सेम डायरेक्शन।
क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि लेटर्स ऑलवेज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां कोई एरो नहीं है ऊपर इनके, इसका मतलब है ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का दोनों इक्वल वेक्टर्स के नाम से जाने जाएंगे बच्चों। चलिए 4th नंबर पर आते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर पर होता है बच्चों अपने पास में नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर which have same magnitude and have opposite direction of a given vector known as को मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, ध्यान रखना, known as negative of given vector, known as negative of given vector। किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर डायरेक्शन में अपोजिट अगर कोई भी दूसरा वेक्टर अगर है तो वो उसका गिवन वेक्टर का नेगेटिव होगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर की आवश्यकता नहीं है, मुझे सवाल के अंदर नेगेटिव ए वेक्टर की आवश्यकता है। तो जितना बड़ा ये आपको नजर आ रहा है उतना ही बड़ा आपको बनाना है, पर डायरेक्शन में अपोजिट बनाना है। मैं उसको यहां आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव से शो कर, डॉटेड से शो कर देता हूं। ये देखिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो होगा जो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, यानी ये वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा। इस गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, ठीक है। 5वें नंबर पर आता है बच्चों अपने पास में जीरो वेक्टर, जिसको आप नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जीरो वेक्टर या कहो नल वेक्टर। नाम बता रहा है साफ साफ बच्चों कि नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो पर डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। अ वेक्टर which have zero magnitude and direction cannot be determined। देखो बच्चों यार पेन थोड़ा सा लाइट हो गया है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा हुआ है बच्चों, डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती डायरेक्शन डिटरमाइन, तो सुन लीजिए ध्यान से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ऐसे, जीरो वेक्टर लिखकर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके ऊपर एरो है, तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन तो है पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बच्चों। इसके पीछे का रीजन है कि इसके कंसेप्ट को अगर समझना है कि कौन सा वेक्टर अपने पास में डायरेक्शन क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा वापस से बच्चों वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो। और लेंथ ऑफ एरो जो होती है बच्चों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें एक ऐसा एरो बनाना जिसकी लेंथ ही जीरो हो, तो ऐसा तो केवल एक डॉट बन सकता है यार बच्चों, केवल लेंथ जीरो इसकी। और डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है टेल टू हेड, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अब यहां तो दोनों ही पॉइंट कॉन्साइड हो चुके हैं ना भाई, दोनों ही पॉइंट कॉन्साइड हो चुके हैं, तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इनिशियल पॉइंट कहां है फाइनल पॉइंट कहां है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट कॉन्साइड हो गए हैं। इसलिए आप यहां पर इसके डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं बच्चों। अगला वेक्टर हम लेंगे अब कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट नंबर जो भी है 6 नंबर होगा शायद। कोप्लेनर वेक्टर्स, those vectors which are present in a plane, those vectors which are present in a plane।
those vectors are present in a plane known as कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेन क्या होता है भाई? प्लेन भी समझ लेना, वो प्लेन हवाई जहाज वाला नहीं होता है बच्चों, वो एरोप्लेन होता है। हम सबको मालूम है बच्चों कि हमारे पास तीन तरीके के एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। तीनों एक्सिस जहां पर भी मीट होते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन। एरिया एनक्लोज बिटवीन टू एक्सिस नॉन एज प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है बच्चों, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन के नाम से जाना जाएगा, एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये वाला बच्चों, ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन। और z और x के बीच में आपको ये नजर जो आ रहा है बच्चों, ये कहलाएगा अपने पास में zx प्लेन, zx प्लेन। तो एक्सिस के बेसिस पर हमारे पास तीन तरीके के प्लेन होते हैं बच्चों, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। पर इन जनरल प्लेन आर टू टाइप्स ओनली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। जैसे मैं अगर कहूं बच्चों, आपसे ध्यान से देखो, इधर ये एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ध्यान रहे, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये शायद ग्राउंड के पैरेलल है, इसलिए आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे और एक्स वाई प्लेन भी कहेंगे। वाई और जेड के बीच का जो एरिया नजर आ रहा है ये आपको ऐसे वर्टिकल नजर आ रहा होगा। वाई और जेड के बीच का ये जो सरफेस एरिया है ये आपको सामने वाली वॉल के पैरेलल दिखाई देगा, तो इसको आप वर्टिकल प्लेन कहेंगे। ये है बच्चों एक्स, ये है जेड। तो ये एक्स और जेड के बीच का ये जो एरिया वो इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये भी है वर्टिकल प्लेन। प्लेन तो दो ही हुए ना यार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन। इन जनरल प्लेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बट ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन्स आर थ्री टाइप्स, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। अब बात करते हैं वापस से कोप्लेनर वेक्टर की। ऐसे वेक्टर बच्चों जो कि एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि मान लो ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में जितने वेक्टर आप बनाना चाहो बना सकते हो, जितने मैग्नीट्यूड के बनाना चाहो बना सकते हो, जिस डायरेक्शन में बनाना चाहो बना सकते हो, वो सब कोप्लेनर वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। मान लो मैंने कहा ये है मेरे पास में ए वेक्टर, कोई कहे सर ये वाला ले लो, बी वेक्टर बिल्कुल ले लीजिए, कोई कहे ये सी वेक्टर बिल्कुल ले लीजिए, ये डी वेक्टर बिल्कुल ले सकते हैं आप। जितने चाहो उतने बना दो, बस होने चाहिए इस प्लेन के अंदर। डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, क्योंकि यहां डेफिनेशन के अंदर सिर्फ इतना सा बोला है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड देखा जाएगा ना डायरेक्शन देखी जाएगी, सिर्फ एक प्लेन देखा जाएगा, जो प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को ही कहा जाएगा बच्चों कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा कोप्लेनर वेक्टर जहां कहीं भी है तो ध्यान से इसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नोट के थ्रू बता देता हूं आपको। पहली बात, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं मैं पेन के थ्रू आपको बात समझा देता हूं, कई बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है, वैसे दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर कैसे हो सकते हैं। मान लो कि सर हमने ले लिया एक ये पेन ले लिया, ये दीवार पर लगा दिया हमने ऐसे, तो ये वर्टिकल प्लेन के अंदर है, और एक पेन ले लिया हमने मान लो ग्राउंड पर रख दिया, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर, ये वर्टिकल प्लेन, तो ये एक ही प्लेन में कहां हुए भाई। तो सुनिए ध्यान से, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, any vector can be shifted from one position to another position without
चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कर सकते हो पर बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो ये एक वर्टिकल प्लेन के अंदर ये वेक्टर और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, इसकी डायरेक्शन ऊपर बच्चों, इसकी डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल आपने दिखा रखी है, तो मैं क्या इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज नहीं करी हमने। क्या इस वेक्टर को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर से मिलकर क्या एक प्लेन परफॉर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एरिया होगा वही प्लेन के नाम से जाना जाएगा, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स ही होंगे। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं और किसी भी एक वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप शिफ्ट कर सकते हो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये हमारे आगे चलकर बड़ी काम में आएगी। ठीक है, बार बार ये स्टेटमेंट मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाली बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए अगले वाले पर आते हैं बच्चों। कोप्लेनर वेक्टर के बाद हम लेते हैं बच्चों कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? Those vectors which are started or ended from a single point या at a single point known as concurrent vectors. Those vectors which are either started from a single point or end at a single point। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो या एक ही पॉइंट पर एंड होता हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है बच्चों कॉनकरेंट वेक्टर्स। जैसे मैंने कहा, ये पॉइंट से एक वेक्टर इधर आ गया, एक वेक्टर ये हो गया बच्चों, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, तो कॉनकरेंट है। ऐसा भी हो सकता था सारे वेक्टर आकर एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये भी कॉनकरेंट है अपने पास में। कॉनकरेंट का मतलब ही होता है बच्चों एक ही पॉइंट से स्टार्टेड या एक ही पॉइंट पर एंडेड हो, तो वो कहलाएंगे कॉनकरेंट वेक्टर्स। चलिए भाई, इसके बाद हम लेते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which are produce rotational effect, those vectors which are produce rotational effect and their direction are always along with axis of rotation known as axial vectors। ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती हो, उन्हें कहा जाता है बच्चों एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, प्रोड्यूसेस rotational effect and direction along axis of rotation। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे बच्चों तो सिर्फ इसके 5 ही एग्जाम्पल होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये 5 एग्जाम्पल है जो कि एक्सियल वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी और ये सभी वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं बच्चों। ठीक है, इनको बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। चलिए अगला वेक्टर लेंगे बच्चों हम यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर। फिर करेंगे कुछ सवाल बच्चों
जितना पढ़ा है उस पर बेस कुछ सवाल करेंगे फिर हम। यूनिट वेक्टर, a vector which have unit का मतलब होता है 1 magnitude and shows only direction, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता हो, यूनिट होता हो और जो केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता हो, उसे ही कहा जाता है बच्चों यूनिट वेक्टर। मान लो किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पहली बात तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मान लो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखना है तो इसके ऊपर आप एक कैप लगा दीजिए बच्चों। कैप जब लगाओगे तो ही बनेगा यूनिट वेक्टर वो, ठीक है। जिसके ऊपर कैप लगा होगा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होगा कि उस वेक्टर के अंदर आपको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। लेटर ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, बार बार काम आएगी बातें, ध्यान रखना। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को एक तरीका और होता है मॉड फॉर्म में लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। मैग्नीट्यूड को या तो सिर्फ लेटर लिखिए या वेक्टर लिखकर उसके ऊपर उसको 2 कॉलम के अंदर बंद कर दीजिए, तो वो मॉड ऑफ ए वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। ये कहलाता है बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड ऑफ वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड की बात होती है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका होता है बच्चों। अब आपको इस तरीके के लिए यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना आना चाहिए, पर उससे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं बच्चों, तो ये ए वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा ए इंटू या मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर। जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर कह सकते हो आप इसको। कोई भी वेक्टर होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखी जाएगी, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कंसेप्ट पर बेस एक बार सवाल पूछा गया था बच्चों नीट के अंदर। वो सवाल बच्चों को, कई बच्चों से तो हिला भी नहीं, बोले सर पता नहीं क्या बोला उसका, वो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के बराबर, उसकी डायरेक्शन पर ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग या किसी और वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो बोले एक नया वेक्टर पूछ लिया। सर बोले कैसे करते हम, जो यहां लिखा है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया गया है, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, कि उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी, तो जाकर वो वेक्टर बनेगा, ठीक है। पर आपको यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, पहले वो समझ लीजिए आप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लो कोई एक वेक्टर आपको दे रखा, जनरलाइज फॉर्म के अंदर बता देता हूं आपको। ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो आपको दे रखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है बच्चों। यहां जो ए एक्स ए वाई और ए जेड दिख रहा है बच्चों, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स के नाम से जाना जाता है। मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू निकलती है बच्चों, स्क्वायर रूट करना है। किसका करना है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर रूट करना है। आपको तीनों के कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे होंगे बच्चों। तो यहां पर a इक्वल्स बनेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है बच्चों। कोई भी वेक्टर हो, चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, जितने भी कोएफिशिएंट्स यहां पर है उन सबका स्क्वायर करके सम कीजिए और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाता है मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो बात और समझ में आ जाएगी आपको।
फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे बच्चों। एग्जाम्पल देखेंगे आप कि मान लो आपको मैंने दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ऐसा एक वेक्टर दे दिया आपको और कहा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको बता दिया बच्चों मैंने कि स्क्वायर रूट करना पर किसका, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। यहां आई कैप का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना -2। ध्यान रखना, अक्सर ये बच्चों से गलती होती है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस सिखा देते हैं। नहीं, फॉर्मूले में यहाँ प्लस से प्लस ही रखना है आपको। कोएफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो ये बना बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, √14 आपको मिलेगा। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर कर दीजिए। ए वेक्टर आपको गिवन है आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप डिवाइडेड बाय √14, जिसको आप लिख सकते हो 1/√14 आई कैप -2 अपॉन √14 जे कैप +3 अपॉन √14 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये एक यूनिट वेक्टर है। अब दिमाग में आती कई बच्चों के बोले सर यूनिट वेक्टर है, आप तो बोल रहे थे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जी हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। मैग्नीट्यूड तो निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, √14 का 14, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, नीचे 14 ही आएगा, वहां पर 9/14 आएगा, नीचे 14 आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 + 4 + 9, तो ये बनेगा √14/14 जो मिलेगा √1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 अपने पास में। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। ये चेक करने का तरीका भी है, ध्यान रखना। सवाल ऐसे भी पूछा गया, एक बार सवाल देखेंगे आप। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसे भी पूछा गया विच वन इज अ यूनिट वेक्टर, कौन सा एक यूनिट वेक्टर होगा। ऑप्शन दे दिए आपको ऐसे बच्चों, आई कैप + जे कैप, दूसरा आपको दे दिया यहां √2 आई कैप -जे कैप, तीसरा आपको दे दिया 1/√2 आई कैप + 1/√2 जे कैप, चौथा आपको दे दिया मान लीजिए उसने 2 आई कैप + 1/2 जे कैप, ऐसे दे दिया आपको। अब पता करना कौन सा यूनिट वेक्टर, भैया वही यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चारों ऑप्शन का मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड √2 आएगा क्योंकि आई का स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा, इसका भी 1 का 1, तो 1 + 1 कितना होगा √2। इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा बच्चों 2 + 1 √3 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसका देखो आप 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कुल मिलाकर 1 का यही हमारा आंसर होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा वही बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अच्छा मान लो ऐसा दे देता कोई, चौथा ऑप्शन मान लो आपको देता 7 आई कैप, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। 7 इसका मैग्नीट्यूड, आई कैप उसकी डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर है, पर यहां मैग्नीट्यूड 7 है। क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो कैसे करोगे, √ आई कैप का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, कितना आएगा √49, 49 मतलब 7, ठीक है ना। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं बच्चों। अब सवाल देखो, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। मान लो ये x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहां एक फोर्स दे दिया मैंने 5 न्यूटन का, यहां एक दूसरा फोर्स दे दिया मैंने आपको 5 न्यूटन का।
स्टेटमेंट्स बताना करेक्ट कौन सा, रॉन्ग कौन सा है। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया F1 बराबर F2, इज इट करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? सोचकर आंसर बोलना। आपको ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया मैंने तीसरा आपको दे दिया, ट्रू फॉल्स ही बताने हैं आपको, ठीक है। इसमें भी ट्रू फॉल्स, इसमें दे दिया मैंने आपको ट्रू फॉल्स। चौथा आपको दे दिया मैंने ट्रू फॉल्स। चारों स्टेटमेंट में बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ध्यान से देखो, F1 इक्वल टू F2, लेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। यस, इसका भी मैग्नीट्यूड 5, इसका भी मैग्नीट्यूड 5, ट्रू है भैया। F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर। अरे वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वल बोला है तो इक्वल वेक्टर तभी होते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। एक की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक की डायरेक्शन वाई एक्सिस। फॉल्स है भाई, ये गलत स्टेटमेंट है ये। F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल, यस बिल्कुल, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है पर डायरेक्शन में तो अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। बिल्कुल करेक्ट है। F1 इक्वल टू F2 बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन, बिल्कुल, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, ये भी करेक्ट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट था, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, केवल एक ही फॉल्स था अपने पास में सेकंड नंबर का। चलो बच्चों अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चार वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। कोई ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। पहला स्टेटमेंट दे दिया आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स ए और बी दोनों अपोजिट वेक्टर्स होंगे। बताओ ट्रू और फॉल्स। पॉज करो, फटाफट से बताओ आंसर। दे दिया होगा मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि अपोजिट वेक्टर मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो है भाई, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट वेक्टर ही कहलाएंगे ना वो। बिल्कुल दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है आपको। दूसरा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल एंड पैरेलल। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो पैरेलल होगा वो इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है, पर जो इक्वल होगा वो तो पैरेलल होगा ही सही ना। क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या है, केवल पैरेलल में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा नहीं की जाती। पर जो इक्वल होगा उसमें डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो जो इक्वल होगा वो तो पैरेलल होगा ही होगा अपने आप। तो ए और सी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम दिख रहे हैं, डायरेक्शन में सेम है, तो भैया इक्वल भी और पैरेलल भी है। तीसरा, ऑल आर कोप्लेनर। बिल्कुल भाई, ब्लैक बोर्ड पर बने हुए सारे के सारी। ब्लैक बोर्ड एक प्लेन ही तो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स वाई एक्सिस के अंदर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो ये ऐसे कर दूं, तो भैया एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है सारे के सारे वेक्टर। बिल्कुल ऑल आर कोप्लेनर, ट्रू है सारे के सारी। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। बाकी फिर बनते हैं यूनिट वेक्टर के सवाल। कैसे बनेंगे ध्यान से देखो, अगला सवाल
क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट बनेंगे, ध्यान रखना। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ग्रिप आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अगला, चौथा सवाल आपको इस प्रकार से दिया गया, मान लीजिए गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। फाइंड वैल्यू ऑफ सी। क्वेश्चन में क्या बोला जरा ध्यान से देखो। ये एक वेक्टर दे रखा है आपको और ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, खुद बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट वेक्टर है। तो भाई हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर अगर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर है भाई। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 0.6 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 0.36 आएगा, 0.8 का करोगे तो 0.64 आएगा, यहां सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करो, 0.36 को 0.64 के साथ ऐड करो तो 1 ही बनेगा। 0.36 0.64 तो यहां 1 आएगा। 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। भैया सी की वैल्यू 0 होगी, यानी ये सी वाली टर्म होगी नहीं, तब तो ये यूनिट वेक्टर बन गए अपने बस में। सी की वैल्यू 0 करने पर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाता है बच्चों। और देखो अगला सवाल, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आपको दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आपको दे दिया बच्चों मैंने 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। फाइंड अनदर वेक्टर सी which have same magnitude of B vector and direction along A vector। A वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, B वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बोला कि अनदर वेक्टर को फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड तो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन A के अलोंग है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेक्टर होता है तो हमेशा इस फॉर्म में होता है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। यहां पर बोला है कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और सी वेक्टर की जो डायरेक्शन बनेगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगी। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो मुझे सी वेक्टर निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे उसको मैग्नीट्यूड ऑफ सी और सी की डायरेक्शन। तो मुझसे बोला है कि सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और उसकी डायरेक्शन ए के अलोंग है। हो गया सवाल बस। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, डायरेक्शन जो है वो ए कैप के अलोंग है, मतलब कि ए वेक्टर के अलोंग है। तो आपको दो चीज चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए भाई एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकाल दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का 64 √100 यानी 10 आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया उसका। डायरेक्शन चाहिए आपको ए कैप होगा ए वेक्टर में, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, यह है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे 5 आएगा बच्चों, उठाकर रख दीजिए यहाँ, सी वेक्टर तैयार है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और ए कैप कितना है बच्चों 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन जाएगा 5 से 10 2 बार कटेगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये हमारा सी वेक्टर होगा। पर ये ध्यान रखना सी वेक्टर और बी वेक्टर सेम नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जे कैप वाला माइनस 8 जे कैप और यहाँ प्लस 8 जे कैप है, ये डिफरेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर के बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर था, डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग थी।
तो ऐसा क्वेश्चन इस जनरलाइज फॉर्म को अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ऐसे सवालों को। यह था बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर तक का कंसेप्ट। आज आपने जो पढ़ा है वो केवल और केवल वेक्टर के टाइप को पढ़ा है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उस पर बेस मैंने 4-5 तरीके के सवाल आपको करा दिए। ऐसे आपको डेली एक कंसेप्ट बताया जाएगा और कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी टाइम, फर्स्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो वेक्टर एडिशन लॉज, जिसके अंदर के सारे वेक्टर एडिशन लॉज जितने भी हैं, जिसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, और कोशिश करेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन को भी पूरा करने की। उसके बाद में फिर बचेगा अपने पास से प्रोडक्ट और अपने पास से प्रोजेक्शन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बेटाओ।